नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंट्स। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कंपोजिशन के जो प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन के जो लास्ट जो है इसका प्रिंसिपल प्रोपोर्शन यानी प्रमाण। तो उसके अंदर हम चर्चा करते थे प्रमाण का स्वरूप क्या हो और उसका प्रयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके। अब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं आगे कि कला रचना में जैसे कोई भी पेंटिंग है या कोई जो कंपोजिशन है तो उसमें अनुपात के प्रयोग को 3 स्थितियों के अंदर रखा जा सकता है। जैसे सौंदर्य रचना, रचना में सौंदर्य स्थापना के नियमों की खोज तथा उक्त नियमों का रचना में प्रयोग। अब अनुपात या प्रमाण के प्रयोग में भी 2 विचारधाराएं हैं। तो पहली विचारधारा के अनुसार तो ये है कि रचना में सौंदर्य स्थापना के लिए प्रमाण आवश्यक होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यानी कि जो पेंटिंग बना रहे हैं, जो कंपोजिशन बना रहे हैं, तो वो उसका सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है एस्थेटिक्स सेंस, यानी कि जो उसकी सौंदर्य यानी उसको दर्शक को देखते ही उसको एक आनंद की अनुभूति हो, एक सुंदरता की उसके अंदर नजर आए। तो इस तरह से उस फॉर्म का उसका प्रमाण कैसा, उस फॉर्म का अपने अनुपात के अंदर वो चीज़ है कि नहीं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जो भी है, तो वो उसके विषय के अनुसार या उसके जो थिंक है, उसका जो सब्जेक्ट के अनुसार या वो जो जैसी चीज़ है उस चीज़ के अनुकूल वो चीज़ उसकी उसके अंदर उस स्पेस के अंदर वो चीज़ उसके अंदर है या नहीं है। अगर उससे वो आउट होती है तो वो अरुचिकर प्रतीत होती है। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो पहली विचारधारा के अनुसार है कि रचना में सौंदर्य यानी कि जो प्रोपोर्शन हम देख रहे हैं वो किसके लिए, कि सौंदर्य की स्थापना के लिए प्रमाण आवश्यक होता है। और दूसरी विचारधारा के अनुसार रचना में सौंदर्य रचना व्यक्तिगत रुचि के आधार पर की जाती है। यानी कि पहली चीज़ तो है कि सौंदर्यात्मक जो एस्थेटिक सेंस है उसके लिए या सौंदर्य की स्थापना करने के लिए हमें प्रोपोर्शन का जो प्रमाण है वो आवश्यक है। और दूसरी है कि जो व्यक्तिगत रुचि के अनुसार जो आर्टिस्ट है या जो कला का जो विद्यार्थी है कि उसकी रुचि क्या है, किस तरह की वो फॉर्म्स का या किस सब्जेक्ट का वो निर्माण करना चाह रहा है, तो उसके अनुसार ही उसके अंदर वो फॉर्म्स को वो अपने हिसाब से उसमें डालेगा। तो ये 2 विचारधारा हो गई, पहली तो सौंदर्य के रूप में और दूसरी हो गई व्यक्तिगत के रूप में। और इसके अनुसार अनुपात सौंदर्य रचना का अनिवार्य अंग नहीं है। यद्यपि ये धारणा व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है, लेकिन सौंदर्य की जो अनुभूति आकृति के अनुपात पर ही अधिक निर्भर करती है। यानी कि जो सारांश जो निकल के आता है वो कहते हैं कि जो फॉर्म है, जो अनुपात है यानी जो प्रोपोर्शन है, वो सौंदर्य रचना का अभी अनिवार्य अंग नहीं होकर, वो कहते हैं कि यद्यपि ये धारणा व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है, मानते हैं, लेकिन सौंदर्य की जो अनुभूति आकृति के अनुपात पर ही अधिक निर्भर करती है कि वो जो आकृति है, वो जो फॉर्म है, वो कैसी है, वो अपने सब्जेक्ट के अनुकूल है नहीं, या वो अपने जो स्पेस है, जो जगह है, किस तरह की जगह है, उस जगह के अनुसार उस फॉर्म का या उस आकृति का निर्माण है या नहीं। तो उस चीज़ के ऊपर ये अधिक निर्भर करती है। तो व्यापक रूप से ये कह सकते हैं कि यद्यपि ये धारणा व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है, फिर भी तथापि सौंदर्य की अनुभूति आकृति के अनुपात पर ही अधिक निर्भर करती है। और कला रचना में अनुपात की उपस्थिति सदैव ही स्वीकार की गई है। मतलब कला रचना में जो उपस्थिति है, इसकी अनुपात की उपस्थिति सदैव ही स्वीकार की गई है। बिना इसके प्रोपोर्शन के या बिना प्रमाण के इसको इस पेंटिंग का एक आनंद या रुचि उसके अंदर नहीं रहती। और कहते हैं कि जैसे सौंदर्य रचना के लिए तो प्राचीन काल से नियमों की खोज की जाती रही है और प्राचीन ग्रीक वासियों ने इसके लिए खोज कर ऐसा प्रमाण प्राप्त किया जिसके अनुसार प्रत्येक आकृति रुचिकर लगे, और इसे यूक्लिड के स्वनिम आयात सिद्धांत यूक्लिड्स गोल्डन सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इस विभाजन में व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि बड़ी इकाई छोटी इकाई से उसी अनुपात में संबंधित होती है जो संबंध बड़ी इकाई का संपूर्ण इकाई से होता है, और इस विभाजन में एकता व विविधता दोनों ही उपस्थित होते हैं। यानी कि सबसे पहले जो प्राचीन दृष्टि से अगर हम सोचते हैं, यानी सौंदर्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि प्रमाण का क्या रहा महत्व रहा है एक पेंटिंग्स में
या चित्र में। तो इसकी जो जैसे खोज, इसकी जो शुरुआत में ग्रीकवासी जो थे उन्होंने इसके लिए खोज कर एक प्रमाण सिद्ध कर दिया। उन्होंने एक अपना, जिसको कह सकते हैं फार्मूला, या जैसे उन्होंने एक अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित कर लिया पेंटिंग के लिए, मतलब इसमें प्रपोर्शन के लिए। तो इसको उन्होंने जैसे नाम दिया। तो उनकी खोज का मेन जो आधार था सौंदर्य रचना के लिए, कि वो आकृति है, वो जो फॉर्म सुंदर कैसी लगे, उसके अंदर जो भी पेंटिंग बना रहे हैं और जो कंपोजिशन का निर्माण कर रहे हैं वो सुंदर कैसा लगे। और उसके लिए उन्होंने जिसके लिए खोज कर ऐसा प्रमाण प्राप्त किया जिसके अनुसार प्रत्येक आकृति रुचिकर लगे, और उसको नाम दिया उन्होंने यूक्लिड के स्वर्णिम आयात सिद्धांत, यानी कि यूक्लिड्स गोल्डन सेक्शन के नाम से वो उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया। और जिसके नाम से इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार की जाति इसके अंदर जो यूक्लिड ये है, जैसे यूक्लिड जो स्वर्णिम आयात सिद्धांत है, यूक्लिड गोल्डन सेक्शन के नाम से जो जाना जाता है। तो इस विभाजन में इसके अंदर जैसे जो प्रपोर्शन है, ये अपने प्रमाण है, तो इसको इस तरह से व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है कि जैसे बड़ी इकाई, यानी कि जो बड़ी फॉर्म है, बड़ी इकाई छोटी इकाई से उसी अनुपात में संबंधित होती है जो संबंध बड़ी इकाई का संपूर्ण इकाई से होता है। यानी कि जो भी बड़ी इकाई है, यानी कि जो बड़ी फॉर्म है, वो छोटी, उसी की जैसे मान लो छोटी फॉर्म है या कोई दूसरी फॉर्म है, तो उस छोटी इकाई से उसी के अनुपात में कि वो कितनी बड़ी है, तो उसके अनुसार उस दूसरी इकाई वो कैसी होगी उसके अंदर, तो उसी के अनुपात से में संबंधित होती है। और जो संबंध बड़ी इकाई का संपूर्ण इकाई से होता है, यानी कि पूरी स्पेस से होता है उससे, तो संपूर्ण बड़ी इकाई का जो संपूर्ण इकाई से होता है, इसी विभाजन में एकता और विविधता दोनों ही उपस्थित होते हैं। इसलिए यह सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय रहा है। और प्राचीन मिस्र है, यूनान है, तो यूनानी कलाकारों ने इस सिद्धांत का प्रयोग कला की प्रत्येक रचना में किया इन्होंने। यानी कि जो प्राचीन मिस्रवासी थे है ना अपने जैसे, और यूनानी जो ग्रीक आर्टिस्ट थे, कलाकारों ने भी इस सिद्धांत का प्रयोग जो था ना अपने जैसे यूक्लिड गोल्डन सेक्शन वाला, तो इस सिद्धांत का इस हिसाब से इन्होंने, जैसे ग्रीक वाले, मिस्र वाले, इन लोगों ने भी, इस कलाकारों ने भी इस सिद्धांत का प्रयोग अपनी कला की प्रत्येक रचना में किया। और जैसे बाद में चलते पुनर्जागरणकालीन रचनाओं में भी इस सिद्धांत का प्रयोग बहुतायत से किया गया। और आगे चलकर ये सिद्धांत इतना लोकप्रिय हो गया कि इसे देवी विभाजन यानी डिवाइन सेक्शन के नाम से पुकारा जाने लगा। तो इस प्रकार जैसे ये इन्होंने जो बताया, इन्होंने यूक्लिड गोल्डन सेक्शन, तो इसके जैसे मान लो जो बड़ी इकाई है, उसके बाद फिर छोटी इकाई है, और बड़ी इकाई का जो संबंध है उसके आधार पर उन दूसरी चीज़ों को उन्होंने किस तरह से उसका प्रपोर्शन रखना है, आपस में उनकी जो विविधता है और विविधता जो उपस्थित होती है, तो वो जो उपस्थिति का जो सौंदर्य का आनंद है, तो उसको बाद में जैसे और कई देशों ने प्रयोग किया, कई देशों के चित्रकारों ने प्रयोग किया, जैसे मिस्र वालों ने किया, यूनानी वालों ने किया, और इसको बाद में जिसको इतना लोकप्रिय हुआ, इसको बाद में नाम दे दिया गया डिवाइन सेक्शन यानी देवी विभाजन के नाम से भी पुकारा जाने लगा। और वर्तमान समय में भी इस सिद्धांत की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, ये विशेष, क्योंकि जैसे प्राकृतिक रूपों में भी इसकी उपस्थिति व्यापक रूप में देखी जा सकती है। और कला रचना में प्रमाण का प्रयोग व्यवस्था तथा सौंदर्य लाने की दृष्टि से ही किया जाता है। तो ये जैसे मैंने शुरू में भी अपन ने चर्चा करी थी, और बाद अभी भी जैसे, तो कला रचना यानी जो पेंटिंग बना रहे हैं या जो कंपोजिशन है हमारा, तो उसके अंदर प्रमाण का जो प्रयोग है यानी जो प्रपोर्शन है, तो उसका जो प्रयोग है, प्रयोग व्यवस्था तथा सौंदर्य, मतलब उस जो पेंटिंग है उसकी व्यवस्था को बनाए, उसकी आकृति, उसके फॉर्म को सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्था बनाए रखना, तथा उसके अंदर एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य लाने की दृष्टि से ही किया जाता है कि हमारी फॉर्म कैसे सुंदर लगे, किस रूप में सुंदर लगे, किस जगह सुंदर लगे। उसके बाद में दूसरी फॉर्म उसके पास रखेंगे तो उसके अंदर कौन सा कलर होगा, कैसी उसकी आकृति होगी, किस दूरी पे होगी, किस साइज में होगी, वो सुंदर लग रही है या नहीं। तो ये महत्वपूर्ण दृष्टि से ध्यान रखकर किया जाता है। तो उसका जो प्रमाण है, तो जो प्रमाण का जो प्रयोग है वो सौंदर्य की दृष्टि से ही किया जाता है। अब अनुपात या प्रमाण व्यवस्था की यह स्थिति रेखा, वर्ण, रूपाकार, अंतराल आदि सभी कला तत्वों में होने पर ही
अपेक्षित प्रभाव देती है। ये जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो चित्रकला के जो तत्व हैं एक पेंटिंग के अंदर, एक कंपोजिशन में, तो इन जो तत्व हैं, इन तत्वों के आधार पर एक पेंटिंग बनेगी। तो इन तत्वों का संपूर्ण समावेश होना आवश्यकता है। इन जो तत्व हैं, जैसे ये बताया इसमें, जैसे रेखा है, रूप है, वर्ण है, तान है, पोत है, अंतराल है, तो आदि सभी कला तत्वों में होने पर ही, यानी इन सभी कला तत्वों का होने पर ही अपेक्षित प्रभाव देती है। यूँ जैसे कह सकते हैं अनुपात का कभी कोई सार्वभौमिक नियम नहीं रहा है, वरन दर्शक की जो स्थिति है, आकृति की गतिशीलता, यानी जो फॉर्म है उसके अंदर क्या एक्टिवनेस है, उसकी क्या गति है, उसकी विभिन्न स्थितियाँ अनुपातिक संबंधों में विभिन्नता लाने के कारण बनते हैं। तो ये ध्यान देने की चीज़ है कि जिस जो अनुपात है या जो प्रमाण है या जो प्रोपोर्शन है, उसका या जैसे कह सकते हैं कि कभी कोई सार्वभौमिक नियम नहीं रहा है, वरना जैसे कि ये कह सकते हैं जो दर्शक है उस दर्शक की स्थिति और उसकी जो आकृति की गतिशीलता है, उसके अंदर जो फॉर्म है, उनके क्या मूवमेंट्स हैं, और उसके विभिन्न स्थितियाँ उसके आनुपातिक संबंधों में भिन्नता लाने के कारण बनते हैं। और इस विषय में के व्यापक तौर पर विवादास्पद होने पर भी प्राचीन स्थापत्य चित्र और मूर्ति स्थापना में इन नियमों का पर्याप्त व्यवहार मिलता है। और प्रमाण प्रयोग के व्यवस्थित उदाहरण सर्वप्रथम मिस्र से प्राप्त होते हैं। जो पिरामिड की स्थापना रचना, जो पिरामिड है वहाँ के बड़े बड़े, तो उनके अंदर किस तरह से, जैसे मान लो जो वहाँ के जो प्रमाण का जो व्यवस्थित उदाहरण है, जो इतने बड़े बड़े जो बनाए, जो उनका जो क्या प्रोपोर्शन रहा है, तो किस तरह से उनको जो शिलाओं को किस तरह से उनको छोटी फिर बड़ी किस तरह से उनको उसके अंदर किया है। तो इसके जो श्रेष्ठ उदाहरण है प्रमाण के, तो वो कहते हैं जो मिस्र है अपने, तो मिस्र से सर्वप्रथम मिस्र से प्राप्त होते हैं। जो पिरामिड की स्थापना में ही नहीं वरन मूर्ति और चित्ररचना में भी, वहाँ की जो मूर्ति है, पिरामिड है, वहाँ की जो मूर्ति कला है, उन सब में भी ये चीज़ें देखी जा सकते हैं। और यूनान की प्राचीन कला में भी इनके प्रयोग देखे जा सकते हैं। धन्यवाद। अब इससे आगे जैसे हम और आगे चर्चा करेंगे कि जैसे यूनान की प्राचीन कला में इसके कैसे प्रयोग देखे जा सकते हैं।